एंड वेलकम टू बी क्यूरियस विथ गौरव। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्वांटम मैकेनिक्स के नेक्स्ट वीडियो में फ्रैंकेन हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट को लाए हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें। फ्रेंड्स, इस चैनल पे बीएससी, इंटरमीडिएट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज़ में अपलोड फ्रिक्वेंटली करता रहता हूँ, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाउ लेट्स स्टार्ट। और एक बात और फ्रेंड्स, ये राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, ये नोट्स पुराने हैं, पर कंटेंट आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको बिल्कुल ज़बरदस्त मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये देखते हैं कि फ्रैंकेन हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट क्या है। तो फ्रैंकेन हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट एक वेरिफिकेशन है कि जो इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी होती है वो एक डिस्क्रीट फॉर्म में होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये एक एक एटम है। एटम पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एक एनर्जी लेवल है, मान लेते हैं इसको E1 मान लेते हैं, और ये है E2, और ऐसे ही एक नेक्स्ट है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं E3। तो इसका डिस्क्रीट फॉर्म में होने का मतलब ये है कि जो यहाँ से अगर किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से और यहाँ जंप करके जाना हो तो उसको कुछ एनर्जी चाहिए, क्योंकि ये लोअर एनर्जी स्टेट में है, और इसको यहाँ पे जाना है तो हायर एनर्जी स्टेट में चाहिए। मतलब हायर एनर्जी स्टेट उसके पास थोड़ी सी हम एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन को, तो ये यहाँ से यहाँ पर जंप कर देगा। तो इस जो यहाँ से और यहाँ तक का एनर्जी गैप है, इसको मान लेते हैं हम डेल्टा ई मान लेते हैं। तो जो नेक्स्ट इस वाले मतलब E2 से E3 के पास जाने के लिए इसको एनर्जी चाहिए, वो भी क्या होगा, डेल्टा ई ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो एटम में एनर्जी लेवल्स होते हैं वो डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं। तो इस वीडियो में फ्रैंकेन हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में हम इसी को प्रूफ करने वाले हैं। जनरली नील बोहर ने ये कंसेप्ट दिया था, लेकिन इसको प्रूफ कौन किए थे, फ्रैंक नाम के साइंटिस्ट ने और हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने इसे मिलकर प्रूफ किया था। तो इसे हम कहते हैं फ्रैंकेन हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। तो इससे हम आज के इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि कैसे ये प्रूफ किए थे। तो सबसे पहले हमारे पास एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है डिस्क्राइब फ्रैंकेन हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, तो आप सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट लिख के आएंगे। तो ज़रा सा मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैसे इसका प्रिंसिपल क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लगा है फिलामेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस फिलामेंट जब हीट होता है तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करता है। जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट होकर यहाँ पे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो ट्यूब है, इस ट्यूब में हमने हाइड्रोजन फिल कर रखा है। हाइड्रोजन फिल करा है तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो हाइड्रोजन से कोलाइड करेंगे। अब जब हाइड्रोजन से इस कोलाइड करने से पहले हम देखते हैं क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आएंगे, यहाँ पे ग्रिड लगा है, इसकी यहाँ पे पोटेंशियल नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट हो रहे हैं, और इसको हमने क्या दे रखा है, पॉजिटिव पोटेंशियल दे रखा है। और फिर यहाँ पे प्लेट है, इसको भी हमने नेगेटिव पोटेंशियल दे रखा है। तो क्या होता है कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो ये इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये इसको क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। लेकिन जब ये प्लेट की तरफ आते हैं तो क्या होता है, ये उसको अपोज करता है। ये इस पर भी नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे भी, और इस प्लेट पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसके मोशन को अपोज करता है, मतलब अपने तरफ नहीं आने देता है। तो अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट होकर आएंगे तो बीच में हाइड्रोजन गैस के थ्रू पास होना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन गैस से कोलाइड होते हैं। जब वो कोलाइड होते हैं तो कोलिजन दो प्रकार का हो सकता है, एक तो इलास्टिक कोलिजन हो सकता है और एक इनइलास्टिक कोलिजन हो सकता है। इलास्टिक कोलिजन होगा तो इसमें क्या होगा, उसकी एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर वो ट्रांसफ़र हो जाएगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स कमी है, इलेक्ट्रॉन्स इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। जब उनकी एनर्जी कम हो जाएगी तो यहाँ पे आ करके उनके पास कम एनर्जी रहेगा। अब कम एनर्जी रहेगा तो प्लेट भी उसके एनर्जी को अपोज करेगा। और यहाँ पे जितना पोटेंशियल है, मान लीजिए कुछ अमाउंट से ये इसको अपोज कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जितना एनर्जी से अपोज कर रहा है उससे अधिक है, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव कर जाएंगे, मतलब प्लेट के थ्रू इधर चले जाएंगे आगे के, मतलब जो भी रीडिंग्स हैं वो रीडिंग बताएंगे। लेकिन अगर उनकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इसके अपोज करने की एनर्जी से कम हुई तो फिर वो इधर ही रुक जाएंगे और हमारा मीटर में रीडिंग 0 बताएगा। तो यही है उसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। जनरली ये ट्यूब है, ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भरा है, फिलामेंट लगा है, यहाँ पे ग्रिड लगा है जिसकी पोटेंशियल पॉजिटिव है, और यहाँ पे एक प्लेट लगा है जिसकी पोटेंशियल नेगेटिव है। यहाँ पे हम एमीटर लगाए हैं करंट को मेजर करने के लिए, और ये पोटेंशियल कनेक्ट है, यहाँ पे एक बैटरी लगाए हैं।
और यहाँ पे एक रोस्टेट लगा है। रोस्टेट मतलब हम फिलामेंट की वोल्टेज को कम या फिर अधिक कर सकते हैं, मतलब जहाँ जितना इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से भेज रहे हैं उनकी एनर्जी को कम और अधिक यहाँ से कर सकते हैं रोस्टेट के हेल्प से। अगर वोल्टेज कम कर देंगे तो यहाँ से जो कमिंग इलेक्ट्रॉन से उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो ये जनरली इसलिए लगा है। और ये मतलब एक पोटेंशियल से ये दोनों ही मतलब ग्रिड और ये फिलामेंट कनेक्ट है, और जो दूसरा बैटरी लगा है इससे क्या कनेक्ट है आपका, ये ग्रिड कनेक्ट है और एक प्लेट कनेक्ट है। तो ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट आप देख लेंगे। और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा है जनरली वोल्टेज को मेज़र करने के लिए। तो ये एक्सपेरिमेंटल जो भी इसका डायग्राम है आप बना लेंगे, आपके बुक में भी दिया होगा। अब हम इसको देखते हैं कैसे इसको डिटेल में लिखना है या फिर हम आपको इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो आप इसे सबसे पहले ऐसे समझेंगे, अ ट्यूब फिटेड विथ 3 इलेक्ट्रोड्स। जो यहाँ पे ट्यूब है ये वाला, इसमें 3 इलेक्ट्रोड्स फिट हैं। पहला फिलामेंट, दूसरा ग्रिड और तीसरा प्लेट। 3 इलेक्ट्रोड इसमें फिट है। एंड फिल्ड विथ वाइपर ऑफ एलिमेंट, मतलब वही जो हाइड्रोजन गैस है यही इसी से फिल्ड है एट लो प्रेशर। इसकी प्रेशर लो करी गई है, क्योंकि अगर प्रेशर लो रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव कर सकेंगे, उन लो प्रेशर में आसानी से मूव कर सकेंगे, इसलिए इसका प्रेशर लो रखा है। द फिलामेंट एंड प्लेट इज केप्ट नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू ग्रिड। जो फिलामेंट है और प्लेट है ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, दोनों को केप्ट नेगेटिव किया, मतलब नेगेटिव रखा गया विद रिस्पेक्ट टू ग्रिड, और ग्रिड की पोटेंशियल पॉजिटिव करी गई, यही यहाँ पे लिखा गया। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ग्रिड एंड प्लेट इज केप्ट कांस्टेंट। जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ग्रिड एंड प्लेट, मतलब जो ग्रिड है और प्लेट है इस दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस, इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से हम कांस्टेंट कर सकते हैं, इसके लिए एक अलग बैटरी लगी है जो इस दोनों से कनेक्ट है, तो इसको हम क्या रखे हैं, कांस्टेंट रखे हैं। सिर्फ एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में इसका वर्किंग को। नेक्स्ट लिखा गया एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम ग्रिड टू प्लेट। जो ग्रिड से प्लेट की तरफ, मतलब यहाँ से और यहाँ तक क्या करते हैं, मूविंग फ्रॉम ग्रिड टू प्लेट सफ़र कांस्टेंट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। हमने अभी बताया कि जी इसके भी पोटेंशियल नेगेटिव है, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो क्या करेंगे, एक सफ़र करेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी को इक्वल टू ई इंटू वी, क्योंकि ई पर कितना चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है ई, और वी हम उसको जितना पोटेंशियल अप्लाइड किए हैं तो वर्क डन तो यही होता है, वर्क डन होता है ई इंटू वी, तो इतना ही क्या करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी मतलब लॉस होगी उनकी, इतना वो जब जाएंगे तो उनकी एनर्जी लेस हो जाएगी। हेंस इलेक्ट्रॉन्स विथ काइनेटिक एनर्जी लेस दैन ई इंटू वी विल नॉट रीच द प्लेट। मतलब जब यहाँ से ये ग्रिड से प्लेट तक जाएंगे तो इनको कितना लॉस करना पड़ेगा, ई इंटू वी। अगर इससे कम रहेगा तो वो प्लेट तक नहीं पहुँच पाएंगे, यही यहाँ पे लिखा है विल नॉट रीच द प्लेट व्हेन द करंट इज पास थ्रू फिलामेंट। जब हम करंट को फिलामेंट से पास करते हैं यहाँ से, मतलब हम पास करेंगे तो क्या इट्स गेट्स हीटेड, मतलब वो हीट हो जाता है एंड इमिट्स इलेक्ट्रॉन्स, तो हीट होकर इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है। द एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड एंड वेरिएशन ऑफ प्लेट करंट विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज रिकॉर्डेड। उसके बाद से क्या करते हैं फ्रेंड्स कि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी उसकी पोटेंशियल को हम क्या करते हैं, धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल बोले तो जनरली जो फिलामेंट और प्लेट के बीच की जो पोटेंशियल है उसको हम फिलामेंट और ग्रिड के बीच का जो पोटेंशियल है उसको हम इंक्रीज करते हैं धीरे धीरे। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज होती है, उसकी वेलोसिटी हाई काइनेटिक एनर्जी से इमिट होते हैं। नेक्स्ट हमारा है वी फाइंड दैट अप टू अ सर्टेन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल देयर इज नो प्लेट करंट। मतलब अगर हम अप टू अ सर्टेन पोटेंशियल, मतलब मान लीजिए कोई वी नॉट से कम एक पोटेंशियल था, वहाँ तक क्या था, नो प्लेट करंट। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो जो प्लेट अपोज कर रहा था उस काइनेटिक उतना उसके पास उससे कम काइनेटिक एनर्जी था, इसलिए क्या हो रहा है वहाँ पे वो प्लेट करंट जीरो बता रहा है। एज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इंक्रीज्ड, जैसे जैसे हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, फर्दर द प्लेट करंट इज स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। तो प्लेट करंट क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। प्लेट करंट इसलिए इंक्रीज होने लगता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी से उसको क्या करा जा रहा है, प्लेट के द्वारा अपोज किया जा रहा है। लेकिन जितना काइनेटिक एनर्जी तक को प्लेट अपोज कर सकता है, अगर उससे अधिक एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन्स को दे दें तो फिर करंट फ्लो होने लगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आसानी से प्लेट से आगे चले जाएंगे और वहाँ पे जो एमीटर लगा है उस एमीटर में वोल्टेज बताने लगा, करंट बताने लगा। तो वही होता है कि उस काइनेटिक एनर्जी के लेवल को वो क्रॉस कर जाता है और काइनेटिक मतलब करंट रिकॉर्ड होने लगता है एमीटर में। इंक्रीजिंग रीचेस मैक्सिमम, और फिर एक लेवल तक जाके क्या होता है, मैक्सिमम होता है। मान लीजिए हम करंट बढ़ा रहे हैं तो शुरू में मान लीजिए एक्स गया, वाई गया, जेड,
उसके बाद से फिर क्या है, इस धीरे धीरे कम होने लगा, जेड माइनस समथिंग, जेड माइनस मतलब ऐसे धीरे धीरे यहाँ तक मैक्सिमम गया, फिर इसके साथ इसके बाद कम होने लगा। इस फिनोमिनन को हम एक्सप्लेन करेंगे अभी वर्किंग में कि ऐसा क्यों होता है। फिलहाल आप इसके एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को देखिए। इंक्रीजिंग रीचेस मैक्सिमम एंड देन ड्रॉप अगेन, उसके बाद से एक वैल्यू पर फिर जाके ड्रॉप हो जाता है, ऑन मोर मैक्सिमम इज ऑब्जर्व, मतलब ऐसे ही होता है। हम क्या होता है कि एक जगह से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होता है, फिर धीरे 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 बढ़ता है, एक मैक्सिमम तक जाता है, फिर यहाँ से धीरे धीरे जीरो होने लगता है, फिर ऐसे धीरे कहीं जा करके क्या होता है, जीरो हो जाता है, फिर बढ़ता है, ऐसे हो जाता है। मतलब यहाँ पे कुछ 2-3 मैक्सिमम मिलते हैं, फिर हम जैसा जितना बढ़ाते जाएंगे उतने मैक्सिमम मिलते जाएंगे, अप डाउन्स मिलते जाएंगे। ठीक, ये हम वर्किंग में एक्सप्लेन करें कि ऐसा क्यों किस लिए होता है। रीचेस मैक्सिमम वैल्यू एंड देन ड्रॉप अगेन ऑन मोर मैक्सिमम इज ऑब्जर्व्ड विद इंक्रीज इन पोटेंशियल। फ्रेंड्स, हमने इसका कंस्ट्रक्शन देख लिया, अब हम इसकी वर्किंग को देखते हैं। तो हमने क्या किया, द ऑब्जर्वेशंस आर इंटरप्रेटेड एज फॉलो, मतलब जो ऑब्जर्व हमने करा था उसको क्या किया, ग्राफ पे प्लॉट किया। क्या किया था, जीरो से एक मैक्सिमम आ रहा है, फिर धीरे धीरे डिक्रीज हुआ, आप देख रहे हैं जीरो नहीं आता है, लेकिन फिर एक डिक्रीज, यहाँ से डिक्रीज होने लगा, फिर मैक्सिमम, फिर डिक्रीज, फिर मैक्सिमम, फिर डिक्रीज, फिर मैक्सिमम। यही हमने ऑब्जर्वेशन उसमें करंट को बढ़ाने, करंट के जैसे इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल को बढ़ा रहे थे, हमने ऐसा ग्राफ देखा। यहाँ पे हम प्लेट करंट लिख सकते हैं, प्लेट करंट, ठीक, और यहाँ पे वोल्टेज है। देखते हैं क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाई हॉट फिलामेंट कोलाइड विद हाइड्रोजन एटम इन द ट्यूब। ये वर्किंग है, जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए रहते हैं वो हाइड्रोजन से कोलाइड होते हैं। इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, अगर कोलिजन इलास्टिक है, द बॉम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन सिंपली बाउंसेस ऑफ इन डायरेक्शन डिफरेंट टू इट्स ओरिजिनल। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आए, आ गया, हाइड्रोजन है, कोलाइड होकर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, या मतलब ऑब्वियस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि वो अपने डायरेक्शन से थोड़ी सी हट जाते हैं। सिंपली बाउंसेस ऑफ इन डायरेक्शन डिफरेंट टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन से वो डिफरेंट हो जाते हैं। नॉट ऑल कोलिजन आर इलास्टिक, सारे कोलिजन इलास्टिक नहीं होते हैं। इलास्टिक कोलिजन का मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी है। इफ हाई एनर्जी बॉम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन हिट्स द ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन इन टारगेट, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन में है वो टारगेट वाले क्या होते हैं, उसको हिट करता है। द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट्स लोअर एनर्जी स्टेट टू एनी ऑफ इट्स हायर एनर्जी स्टेट। क्या होता है कि देखिए इसे, एनी ऑफ इट्स हायर एनर्जी स्टेट, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उसके पास एनर्जी होती है, वो जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होते हैं तो उससे क्या होगा कि उनकी एनर्जी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर हो सकती है। तो इट्स लोवेस्ट एनर्जी स्टेट टू एनी, मतलब वो अपने लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जा सकते हैं, कौन, हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, इन दिस काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, तो ऐसे में उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व इसलिए नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कुछ थी, मतलब काइनेटिक एनर्जी, लेकिन ये एनर्जी किसको चला गया, ये एनर्जी चला गया आपके, ये एनर्जी चला गया आपके हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको, और वो एनर्जी क्या हुआ, वो एनर्जी चला गया। ऐसा नहीं है कि जो एनर्जी से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स में से मतलब ये कोलाइड हुआ, वो फिर ये भी वो भी मतलब जितना इसके काइनेटिक एनर्जी में कमी आएगी उतने इसके इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि होगी, ऐसा बात नहीं है। क्या होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन्स, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये खर्च हो जाएगा इस एक लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में लेकर जाने में। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व तब होता है कि जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें भी काइनेटिक एनर्जी आ जाता है और मोशन करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, सिर्फ वो एक लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, दैट इज इन इलास्टिक कोलिजन। तो इस टाइप के कोलिजन को हम इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, जहाँ पर तो जिसमें एनर्जी कंजर्व ना हो उसको क्या कहेंगे, हम इन इलास्टिक कोलिजन कहेंगे। एंड इन दिस वे काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। तो क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो हाइड्रोजन के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है उनकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों बढ़ जाती है। इन दिस वे काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंक्रीजेज। तो इसका जितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है और इस जितना इसके मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स से कोलाइड हुआ है उसके काइनेटिक एनर्जी में जितना कमी आया, और इसका काइनेटिक मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी और इसका पोटेंशियल एनर्जी ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन का दोनों मिलकर किसके बराबर होगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ कमिंग इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक, ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज है, जिस काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इसकी इंक्रीज कर जाती है। द बॉम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन नाउ हैज अ लेस काइनेटिक एनर्जी कंपेयर टू बिफोर द कोलिजन, जितना कोलिजन के पहले उसकी एनर्जी थी उससे कम हो जाती है। कम जो मतलब जो कमिंग इलेक्ट्रॉन थे उस जिससे कोलाइड हो रहे हैं उसकी एनर्जी पहले से कम हो जाती है। देयर इज अ फर्दर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बॉम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन एज इट पासेस थ्रू द ग्रिड टुवर्ड द प्लेट। लेकिन जब वो ग्रिड पर पॉजिटिव था, उसके बाद जो हमारा प्लेट था उस पर नेगेटिव था, तो जब वो नेगेटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन के मोशन को अपोज करता है तो यही कह रहा है कि देयर इज फर्दर लॉस, तो फिर से इसका एक बार काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन बिकम जीरो, अगर इसकी बॉम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, उसके पास कोई एनर्जी नहीं बचती है प्लेट के रिपल्सन के बाद, तो क्या हो जाएगा? बिफोर रीचिंग द प्लेट द इलेक्ट्रॉन डज नॉट रीच द प्लेट, वो इलेक्ट्रॉन प्लेट तक पहुंच ही नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास उतनी एनर्जी ही नहीं बची। व्हेन लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजेस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इनइलास्टिक कोलिजन, अगर वो इनइलास्टिक कोलिजन में बहुत सारे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस काइनेटिक एनर्जी को लूज करते हैं, द प्लेट करंट डिक्रीजेस सिग्निफिकेंटली, तो फिर ऐसे में क्या होगा? प्लेट की जो करंट है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में, मतलब एक ऑब्जर्वेबल मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसकी प्लेट करंट डिक्रीज कर जाएगी। कब? अगर उसकी एनर्जी प्लेट तक पहुँचते इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जीरो हो जाती है, तो बहुत अमाउंट में क्या होगा? करंट डिक्रीज हो जाएगा। As the potential increases further, the bombarding electron does not loses kinetic energy in inelastic collision, but has enough kinetic energy left after the collision so that it can reach the plate. Friends, इसका मतलब ये है कि अगर हम पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, एज द पोटेंशियल इंक्रीजेस, पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, तो जो बॉम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो इन इलास्टिक कोलिजन में अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज़ नहीं कर रहा है। मतलब जो भी कोलिजन होती है वो इलास्टिक कोलिजन हो रही है। मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, तो जो इसके साथ इस मतलब बॉम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन के साथ जो हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन का कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। इलास्टिक कोलिजन मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है। कहने का मतलब ये है कि एक बार हम वोल्टेज बढ़ा रहे थे, ठीक, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो क्या हुआ? इसके इलेक्ट्रॉन्स इससे एनर्जी ऑब्जर्व करके हायर एनर्जी स्टेट में चले गए। फिर हमने क्या किया? फिर हमने करंट के वैल्यू को अधिक करने लगे, ठीक, मतलब जितनी करंट के वैल्यू थे उससे हम अधिक करने लगे। तो क्या हुआ? हम अब ये देख रहे हैं कि जो कोलिजन हो रहा है इसके और इसके बीच में वो इनइलास्टिक कोलिजन है। इनइलास्टिक कोलिजन इसलिए है क्योंकि एक बार ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने हायर एनर्जी स्टेट में आ चुका है, अब ये फिर हायर एनर्जी स्टेट में नहीं आ रहा है, हम थोड़ी थोड़ी करंट को बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो कोलिजन हो रहा है वो इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है। बट हैज़ एनफ काइनेटिक, मतलब क्या है कि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, सॉरी, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, इनइलास्टिक कोलिजन में अपनी एनर्जी लूज नहीं कर रहा है। बट हैज़ एनफ एनर्जी लेफ्ट आफ्टर द कोलिजन हो रहा है लेकिन इनइलास्टिक नहीं हो रहा है, और उस कोलिजन के बाद में क्या हो रहा है कि उसके पास इतनी एनर्जी बच रही है कि वो प्लेट तक पहुंच करके रीडिंग में करंट की रीडिंग बता रहा है, सो दैट इट कैन रीच द प्लेट, मतलब प्लेट तक पहुंच सके। द प्लेट करंट नाउ स्टार्ट्स इंक्रीजिंग अगेन, जो प्लेट करंट है वो स्टार्ट हो जा रहा है अगेन इंक्रीजिंग, देन ड्रॉप्स अगेन फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो फ्रेंड्स, जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है? करंट बढ़ रहा है, लेकिन एक ऐसे पर्टिकुलर वैल्यू पे, क्या हो रहा है? एक ऐसे पर्टिकुलर पोटेंशियल पे जो प्लेट करंट है वो ड्रॉप कर जा रहा है, प्लेट करंट ड्रॉप कर जा रहा है। वो किस वोल्टेज पे वो प्लेट करंट ड्रॉप करेगा? वो वाला वोल्टेज होगा जब ये एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को ऑब्जर्व करके अपने इस एनर्जी स्टेट से इस एनर्जी स्टेट में, मतलब हायर एनर्जी स्टेट में जंप करेगा, तो वो इसके एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेगा। उस समय इस बॉम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं रह जाएगी कि वो प्लेट तक पहुंच जाए, क्योंकि इसकी एनर्जी ये वाला इलेक्ट्रॉन पहले ही ले चुका है, खपत कर चुका है अपने हायर एनर्जी स्टेट में तो जाने के लिए। और इसलिए यहाँ पे इसकी जो रीडिंग है, मतलब क्या, इसकी करंट सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो रही है। दिस ड्रॉप इन करंट इज ड्यू टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर टू इनइलास्टिक कोलिजन। देखिए, आफ्टर टू इनइलास्टिक कोलिजन हमने कहा था कि एक बार ऐसा हो चुका है, और फिर हम जब वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, मतलब ग्राफ देखिए ऐसे,
एक बार जैसे हम करंट बढ़ाए शुरू में, तो एक बार पीक पर गया लेकिन एक बार डाउन हो गया। यहाँ पे जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया तो एक बार डाउन हो गया, फिर हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, फिर एक पीक वैल्यू है और फिर एक बार डाउन हो गया। फिर डाउन कब हुआ? जब ये पहुंचा, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे पहुंचा था, और फिर यहाँ से जब इसको यहाँ पे जाना होगा, यहाँ से यहाँ जाना होगा, तो फिर इसको एनर्जी चाहिए। जब मतलब टू सक्सेसिव कोलिजन होने इतना अगर इसके पास एनर्जी हो जाए बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन के पास, तो एक बार हुआ तो कुछ ड्रॉप हुआ, लेकिन हम उस पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, उसकी करंट बढ़ गई। और फिर सेकंड कोलिजन अगर हम इतना बढ़ा देंगे सेकंड कोलिजन तक पहुंच जाए, तो सेकंड कोलिजन हो जाएगा, तो फिर इसकी एक बार पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगी। यही यहाँ पे कह रहा है कि टू सक्सेसिव कोलिजन हो रही है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये है कि टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बाद जो इसकी एनर्जी हो जाती है वो जीरो हो जाती है। आफ्टर रीचिंग द प्लेट तक पहुंच जाने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है टू सक्सेसिव कोलिजन होने के बाद। इन सिमिलर वे वी एक्सप्लेन प्रेजेंस ऑफ थर्ड मैक्सिमम। इसी प्रकार से फिर हम करंट बढ़ाएंगे, दो कोलिजन होने के बाद भी अगर करंट बढ़ाएंगे तो दो कोलिजन होने के बाद भी उसके पास एनर्जी रहेगी तो प्लेट तक पहुंच जाएगा। लेकिन एक बार हम इतना बढ़ा देंगे कि थर्ड एनर्जी स्टेट मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जा सके, तो फिर एक बार ड्रॉप होगा, फिर एक बार वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो वही कह रहा है कि इन सिमिलर वे वी कैन एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड मैक्सिमा ड्यू टू लॉज इन काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट, द मैक्सिमा आर स्पेस्ड इक्वली विथ सेपरेशन ऑफ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। यहाँ पे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है फ्रेंड्स। तो जो मैक्सिमा होते हैं वो जैसे कि एक बार जो इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए 10 पॉइंट जो गैप होता है, मतलब एनर्जी गैप होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक। और जो सेकेंड हायर एनर्जी स्टेट से थर्ड हायर एनर्जी स्टेट में जाने के लिए भी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होता है। यही कह रहा है कि द मैक्सिमा आर स्पेस्ड इक्वली विथ सेपरेशन ऑफ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मीन्स एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से लेकर के और ग्राउंड स्टेट के बीच की जो एनर्जी डिफरेंस होती है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और यही बोहर्स ने कहा था कि जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी डिफरेंस होता है एक्साइटेड स्टेट्स और ग्राउंड स्टेट्स के बीच, या फिर फर्दर फर्स्ट और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट्स के बीच में, वो कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। और वो किसके बराबर, और 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मतलब ये इससे प्रूफ हो रहा है कि जो डेल्टा ई है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। नेल बोहर ने सिर्फ ये बताया था कि जो एनर्जी गैप होती है वो फिक्स होती है, ठीक, कांस्टेंट होती है। फ्रॉम द बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम से हमने फाइंड किया है, फॉर्मुलेट किया है कि E1 इज इक्वल टू जो उसकी ग्राउंड एनर्जी स्टेट होती है, मतलब E1 होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और E2 होती है मतलब एक स्टेट जंप करने के लिए, एक एनर्जी स्टेट जंप करने के बाद उसकी एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो हो जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यही जनरली हमारा प्रूफ है फ्रैंकेनहर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में, यही प्रूफ है इसका फ्रैंकेनहर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में। हेंस दिस इज वेरीफाइड बाई फ्रैंकेनहर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। सो पोस्टुलेट ऑफ नेल बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज वेरीफाइड बाई फ्रैंकेनहर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया हो या फिर कोई भी ऐसा डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं हमें, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू अगेन।